आज हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस जो शुद्ध है। देखिए शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध घी, शुद्ध नमक, शुद्ध दूध। देखिए रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द का ध्यान दिया? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है, अतः शुद्ध नहीं। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण जो समान रासायनिक प्रकृति के हैं। कह रहा है कि जब एक वैज्ञानिक जो है किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सब क्या है? मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या है? तो मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण जो है एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड का वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। कह रहा है कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड अपने आप में शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान होता है। क्या कह रहा है कि इसी प्रकार जो चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। एक पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। एक पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणिक गुण समान नहीं होते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार कैसे हैं कि अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। वन में दिया गया है कि कक्षा को अ, ब, स और द समूह में बांटें। कक्षा को कितने बांटना है? अ, ब, स और द समूह में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट जोड़ें। समूह अ को दें। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का जोड़ें।
पहला में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण था, दूसरा में ब में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमाणुओं या साधारण नमक समूह स और द को कॉपर सल्फेट लेना है समूह स को, और कॉपर सल्फेट या साधारण नमक इसको लेना द। देखते हैं कि अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इसके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और व को एक मिश्रण प्राप्त होता है। समूह अ और व में क्या है, एक 50 ml पानी में क्या करता है, और वह अ वाला ये है कि 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लेना है, और ब वाला में 50 ml जल है बल्कि 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण लेना है। कि और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी सजावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जल में नमक और जल में चीनी। क्या समांगी मिश्रण, जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यदि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है, क्योंकि एक में 1 चम्मच लिया गया है, दूसरे में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया गया है। ठीक है, समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और त ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उसके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को भी समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल भी समांगी मिश्रण पर। देखिए, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन क्या है, सोडियम क्लोराइड और लोहे का छीलन जो है ये असमांगी मिश्रण है। और नमक और सल्फर ये समांगी मिश्रण एवं जल और तेल भी समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह अ, ब, स और द में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूनों में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह स को क्या करना है, चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंद दें। समूह द को कुछ दूध या स्याही के बूंद दें। छात्रों की कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहते हैं। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को हीटर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश किरण मार्ग दिखाई देता है? देखा। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है, या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान लें, या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है। छान लें, क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? ये कक्षा में परिणामों पर चर्चा करें। इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ व एक विलयन पाते हैं। समूह स एक निलंबन पाता है और समूह द एक कोलाइड विलयन पाता है। समूह अ और ब एक विलयन पाता है। और ब में क्या था, अ और ब में था कि अ में कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल था और ब में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट था। तो क्या कर रहा है कि समूह अ व ब एक विलयन पाता है, एक विलयन स एक निलंबन
में क्या था कि जौ का चूर्ण या गेहूं का आटा, ठीक है, इससे क्या होता है, निलंबन प्राप्त होता है, निलंबन प्राप्त होता है और समूहतः एक कोलाइड विलयन प्राप्त है। कोलाइड विलयन प्राप्त क्या है, दूध या स्याही की कुछ। अब छानन विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, निस्यंदन विधि द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, छानन विधि द्वारा या निस्यंदन विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। अब हम विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है, विलयन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। विलयन, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के जल। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। एक विलयन के कण में क्या होती है, समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान होता है। क्या कह रहा है, उदाहरण के लिए कि नींबू जल का स्वाद जो है सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। इस विलयन में चीनी और नमक के कण जो समान रूप से वितरित होते हैं। अब मिश्र धातुएं जो है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्र धातु जो है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं का मिश्रण माना जाता है। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं का मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है और पृथक पृथक संघटक रखते हैं। उदाहरण के लिए पित्तल, जिंक, पित्तल में जिंक 30% होता है और कॉपर जो होता है लगभग 70% का मिश्रण। पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, इसमें जिंक जो होता है 30% होता है और कॉपर 70% होता है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक। क्या करा कि विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। कह रहा है कि विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। या प्रायः जो कम मात्रा में होता है, जो विलयन में प्रायः जो कम मात्रा में होता है, वो विलेय होता है। उदाहरण के लिए पहला है चीनी और नमक का विलयन एक तरल घोल में ठोस पाई जाती है। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। हालांकि जल की मात्रा ज़्यादा है, चीनी कम है। जल में चीनी जो क्या होता है, घुलता है। तो
चीनी विलेय है और जल क्या है? विलायक है। अब है आयोडीन और एल्कोहल का विलयन। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जो है किस नाम से जाना जाता है? तो टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को किस नाम से जाना जाता है? तो टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन जो होता है विलेय होता है। एल्कोहल में आयोडीन क्या होता है? विलेय होता है और एल्कोहल विलायक होता है। बातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैसों के रूप में। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। बातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक। वायु गैस वायु वायु गैस में गैस विलेय, ठीक है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% शामिल है। वायु वायु गैस में गैस का विलयन, ठीक। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का मिश्रण। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा 70% नाइट्रोजन ऑक्सीजन 21%। तो नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। विलयन के लिए देखते हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण। विलयन क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण, ठीक। और विलयन का जो कण का व्यास होता है 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। विलयन के कण का व्यास कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। दूसरा है कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कह रहा है कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो है गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी होती है। विलयन जो होता है क्या होती है? अस्थायी होती है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता और विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन जो होता है अस्थायी होते हैं। वह विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह क के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन। हम लोग जानते हैं, देखिए अ और व में क्या था? कॉपर सल्फेट का विलयन था। समूह 2.2 में क्या था? अ और व में था कॉपर सल्फेट के विलयन था। एक कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल है और कॉपर सल्फेट के कुछ विलयन थे। तो क्या था कि कॉपर सल्फेट के कुछ विलयन था। क्या कर रहा है? समूह और व में विभिन्न पदार्थों के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। तो कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द। तनु और सांद्र जो है तुलनात्मक शब्द क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा
प्राप्त विलीन समूह ब की तुलना में कम। क्रियाकलाप 2.3 दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें, एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह क्या करें। दो पृथक पृथक बीकर में 50 ml जल लें, एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह से मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घुली गई मात्रा बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहता है। कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, ठीक है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि वह विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम होती है तो उसे असंतृप्त विलयन कहलाता है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता जो है संतृप्तता स्तर से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता जो है संतृप्तता स्तर से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थ की विलयन क्षमता भिन्न है। विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा मतलब द्रव्यमान अथवा आयतन में होगा। विलय की मात्रा जो है द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कि द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 100 बटा विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालना होगा तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 100 बटा विलयन का द्रव्यमान। अब है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 100 बटा विलयन का आयतन। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत अगर निकालना हो, द्रव्यमान विलयन का आयतन प्रतिशत निकालना हो तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान
बटा बिलियन का आयतन। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 100 बटा बिलियन का आयतन। अब अगला है कि बिलियन के आयतन प्रतिशत। बिलियन के आयतन प्रतिशत, तो विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुना 100। बिलियन के आयतन और आयतन प्रतिशत अगर निकालना हो तो विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुना 100। इसी तरह जब 1 बिलियन, उदाहरण में कि 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले। विलायक जल में 40 ग्राम, 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले। ठीक है, तो बिलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो देखिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो मिला हुआ है 40 ग्राम नमक मिला हुआ है इसमें, और विलायक कितना है 320 ग्राम विलायक, तो बिलियन कितना तैयार होगा। तो बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलेय 40 ग्राम है प्लस विलायक कितना है 320 ग्राम, विलायक 320 ग्राम बराबर 360 ग्राम। अभी द्रव्यमान, ठीक है, तो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम गुने 100 बटा बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन का द्रव्यमान है 360, तो 40 गुने 100 बटा 360 बराबर 11.1%। अब निलंबन क्या है, निलंबन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विसमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। विसमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन क्या था, स था 2.2 में स, 2.2 में जो स है ऐसा चौक का चूर या गेहूं का आटा जो होता है निलंबन। चौक का चूर है, 100 में चौक का चूर है और गेहूं का आटा। ये कि 100 में क्या था, चौक का चूर था और गेहूं का आटा था। विसमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षिप्त हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, निलंबन जो है एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि गेहूं का आटा और चूना। तो क्या है, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म कि यह एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण के कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन कण जो है यह विसमांगी मिश्रण है और एक कण जो है आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये निलंबित कण जो है प्रकाश की किरण को फैला देता है, जिससे इसका मार्ग क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है, देखने लायक हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जब हम निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब ये कण जो होता है नीचे की ओर बैठ जाते हैं। अर्थात निलंबन जो होता है अस्थायी होता है। निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रतिबिंब रुक जाता है। क्या कह रहा है कि निलंबन जो है अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को
मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, निलंबन। ठीक है। और जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रतिबिंब क्या है तो रुक जाता है। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन क्या है इसके बारे में, कोलाइडी विलयन के बारे में 2.2 के समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइड विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण जो है विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। तो क्या कर रहा है कि कोलाइड कोलाइड जो है कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। तो कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। कोलाइड के कण क्या होते हैं, विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण जो समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विसमांगी है। वास्तविकता में विलयन विसमांगी है। जैसे दूध। कोलाइड, कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण इसे आँख से नहीं देख पाते हैं। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन एक कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला लेते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश की किरण का फैलना, क्योंकि प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश की किरण का फैलना जो होता है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरणें आती है तो वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। देखिए, पहला में क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, तो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, सीधे भाग हो जाता है। और ये जो है दूध तथा पानी का मिश्रण जो टिंडल प्रभाव का दर्शा रहा है। दूध और पानी का जो मिश्रण है तो टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है। प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है दूध और पानी के मिश्रण। ठीक। तो कॉपर, क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का विलयन क्या टिंडल प्रभाव दर्शाता है? नहीं, कॉपर सल्फेट का विलयन जो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण जो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के समूह के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण क्या टिंडल प्रभाव जो होता है, क्या कह रहा है कि एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। कह रहा है कि जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड विलयन के समान व्यवहार करते हैं। अगर कोलाइड के समान उदाहरण है प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षिप्त माध्यम। तो इस माध्यम में ये प्रावस्था जाएगा, जैसे कि गैस में द्रव, इसमें प्रावस्था में क्या होगा, इस माध्यम में प्रावस्था आएगी। तो गैस में द्रव का उदाहरण कौन सा, एरोसोल। गैस में द्रव एरोसोल, जैसे कोहरा हो गया, बादल हो गया, कुहासा हो गया। एरोसोल का उदाहरण कौन हो गया, कोहरा, बादल, कुहासा। अब है गैस में ठोस, गैस में ठोस एरोसोल है।
तो इसका उदाहरण है धुआं है, स्वचालित वाहन का निखार है। अब द्रव में गैस, द्रव में गैस, तो जब द्रव में गैस तो फोम का उदाहरण, द्रव में क्या रहेगा गैस, तो फोम का उदाहरण होगा। और फोम में क्या है शेविंग क्रीम आ जाएगा। और द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, इस द्रव में द्रव जो है इसका उदाहरण हो जाएगा इमल्शन का उदाहरण है। इमल्शन में क्या आएगा दूध फेस क्रीम, दूध और फेस क्रीम इमल्शन का उदाहरण है। द्रव में द्रव, द्रव में द्रव क्या है इमल्शन का उदाहरण है दूध फेस क्रीम। द्रव में ठोस, क्या कह रहा है द्रव में ठोस, तो सोल, द्रव में ठोस क्या होगा सोल होगा। सोल के उदाहरण क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशिया है, मिल्क है, कीचड़, ठीक है द्रव में ठोस है। अब ठोस में गैस, क्या करें ठोस, ठोस कोई वस्तु, ठोस में गैस और फोम, ठोस में गैस जो फोम है जैसे फोम, रबर, स्पंज और म्यूनिस, म्यूनिस जो है ठोस में गैस है, ठोस में गैस फोम का उदाहरण होता है। और फोम, रबर, स्पंज और म्यूनिस। अब ठोस में द्रव, ठोस में द्रव है तो जेल, ठोस में और द्रव है तो जेल का उदाहरण, ठोस में द्रव क्या होगा जेल का उदाहरण होगा। तो जेली, पनीर और मक्खन, तो क्या है ठोस में द्रव है तो जेल हो गया, जेली, पनीर, मक्खन। अब ठोस में ठोस, ठोस में ठोस एक ठोस सोल हो गया, ठोस में ठोस तो सोल हो गया जैसे रंगीन पत्थर, रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया सोना। देखिए यह टिंडल पर यहाँ से पूरा टकरा टकरा कर छितरा रहा है। अब कोलाइडल के गुण क्या, कोलाइडल के गुण क्या, यह विसंवादी मिश्रण, कोलाइडल के गुण क्या है ये विसंवादी मिश्रण होता है। कोलाइडल के गुणधर्म है कि यह विसंवादी मिश्रण, कोलाइडल कैसा है विसंवादी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। क्या कह रहा है कि कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि यह पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का किरण को फैलाते हैं तथा इसका मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कोलाइड जो होता है कि इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब एक कण जो है तल पर बैठते हैं अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। क्या कह रहा है कि कोलाइड के जो कण है छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, ठीक है। किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। अब कोलाइड विलयन, कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बना है। कोलाइडल विलयन जो है प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बना है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल कण में रहता है। तरह विलेय पदार्थ की तरह का घटक, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, ठीक है। माध्यम में जो विलेय पदार्थ परिक्षिप्त हो जाता है उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, तो परिक्षेपण माध्यम कौन है ठोस, द्रव, गैस। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये आपको देखें 2.1, ठीक है 2.1 दिया गया।
अब है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखेंगे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पिछले अध्याय में हमने पदार्थ की भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिसका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। किसको भौतिक गुण कहा जाता है? जैसे कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, सबको क्या कहते हैं? घनत्व, द्रव्यमान तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए हुए होता है और उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं। क्या कह रहा है कि अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन, ठीक है, क्योंकि ये परिवर्तन जो है पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं। जबकि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव, जल तथा खाने पकाने वाला तेल जो है दोनों क्या है? द्रव है, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है? अलग अलग, भिन्न भिन्न। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है। क्या जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल जो है आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जो है जल से इसे अलग करता है। ठीक है, तेल जो है हवा में जलता है, जबकि जल जो है आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अब मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, क्योंकि आप इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है इसके बारे में देखते हैं। पदार्थ को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो तत्व जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट बॉयल ने किया। कब किया? 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेबोज़ियर ने 1773 से 1794 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। देखिए, तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में किया। ठीक है, और एंटोनी लॉरेंट लेबोज़ियर ने
सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। इसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार क्या है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। धातुएं जो है प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। जैसे कि धातु के बारे में बोलें तो ये चमकीली होती है। धातु जो होती है चमकीली होती है। ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। धातु जो होती है चमकीली होती है। ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो होता है ताप तथा विद्युत का सुचालक होता है। ये तन्य होती है। ये तन्य होती है और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघात वर्ध होता है। इसको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। धातु जो होता है आघात वर्ध होता है। इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जाता है। महीन इसको चादरों में ढाला जाता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होता है। ये जो है प्रतिध्वनि पूर्ण होता है। इसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी ये कमरे के तापमान पर द्रव है। ठीक है। अधातु दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ठीक है। देखिए ये विभिन्न रंगों की होती है। अधातु जो होती है विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत का कुचालक होती है। अधातु जो होता है ताप और विद्युत का कुचालक होती है। एक चमकीली प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्ध नहीं होती। ठीक है। आघात वर्ध नहीं होती, चमकीली नहीं होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है और आघात वर्ध नहीं होती है। ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातु के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिसे उपधातु कहा जाता है। ठीक है। जैसे ब्रोंज, सिल्वर, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्लुरियम, बेरिलियम इत्यादि। देखिए अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना 100 से अधिक है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है और इनमें से 92 तक प्राकृतिक है जबकि शेष मानव नहीं है। अभी तक कितने तत्व की संख्या है 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है जबकि शेष मानव निर्मित। ठीक है। अधिकतम तत्व कितने हैं 200। अधिकतम तत्व 200। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस होती है। 11 तत्व जो होता है कमरे के तापमान पर गैस होती है। 2 तत्व 12 तथा ब्रोमीन 12 तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर क्या होता है द्रव होते हैं। गैलियम तथा सीजियम कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था ले लेती है। गैलियम तथा सीजियम जो कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेती है। अब यौगिक यौगिक क्या है। यौगिक के बारे में देखते हैं कि एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। यौगिक क्या है, तो एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं
तो हम क्या पाते हैं? अगर जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? पहले क्रियाकलाप 2.4 में कि कक्षा को दो समूहों में विभक्त करें। दोनों समूह को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी के प्याली में। ठीक है। समूह एक है कि लोहे की चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। लोहे की चूर्ण को क्या करना है? लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। दूसरा समूह है कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। ठीक है। पहला में है कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाना है। दूसरा समूह में कि लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाना है और मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा करें। अब समूह एक और दो प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं और मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छानें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। ठीक है। इस क्रियाकलाप को लोहे तथा सल्फर तत्व के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन करें। क्या अवसर है कि क्या चलिए देखते हैं। समूह एक में क्या है? लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाया गया। तो समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन। ठीक है। यह जो है रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। ठीक है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। ठीक है। देखिए, जब लोहे के चूर्ण को सल्फर पाउडर के साथ पीसा जाता है, जब लोहे के चूर्ण को और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होता है। ठीक है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में करना है। अब समूह दो द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं तो मिश्रण तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होगा। कौन सा गैस प्राप्त होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होगा और यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गंध जो है, गैस की जो गंध है, ये रंगहीन गैस होती है। और इसकी गंध जो होती है सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि आरंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह दो की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह दो की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह एक के द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर और मिश्रण का गुण इन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। मिश्रण का जो गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह दो द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। समूह दो द्वारा प्राप्त सामग्री क्या है? यौगिक है। ठीक है। मिश्रण तथा यौगिक देखते हैं कि मिश्रण और यौगिक क्या है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक जो केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते।
तत्व या यौगिक जो है केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक में क्या है कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व जो है क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा है कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का संगठन जो होता है परिवर्तनीय होता है, इसको परिवर्तन किया जा सकता है। जबकि यौगिक जो है नए पदार्थों का संगठन सदैव अस्थायी होता है। नए पदार्थों का संगठन क्या होता है, सदैव अस्थायी होता है। तीसरा है कि मिश्रण जो है इसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। मिश्रण जो है इसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को क्या करता है, दर्शाता है। और यौगिक जो है नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न नए पदार्थ के निर्माण होता है। यौगिक जो होता है नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। और यौगिक को घटकों का केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। चलिए, दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हम यौगिक पाए। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्व से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। यौगिक का जो संगठन है, यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान होते हैं। यहाँ था कि दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया और इसका गुण जो मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न। बाकी यौगिक का संगठन जो होता है पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ जो होता है तीन है, ठोस, द्रव, गैस। यही पदार्थ है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। मिश्रण में कोई संगठन नहीं होगा। ठीक, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पदार्थ जो होता है ठोस, द्रव, गैस है, और पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ है और एक मिश्रण। ठीक, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ का देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में देखना है कि शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, धातु और यौगिक में बांटा गया। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, धातु में और यौगिक में बांटा गया। तत्व को देखते हैं। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्व को सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्व का उदाहरण है कॉपर है, ऑक्सीजन है, लोहा, हाइड्रोजन और पारा इत्यादि। क्या होता है, अब यौगिक है कि नियत संगठन। यौगिक में क्या होता है कि नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। यौगिक में क्या है, नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे जल, जल को H2O किया जा सकता है, रासायनिक या विद्युत। मीथेन है, चीनी है, नमक, क्या यौगिक है। मिश्रण में मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण है और एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में समान संगठन, समांगी मिश्रण में समान संगठन होता है। और इसका उदाहरण है कि उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में चीनी क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। जल में नमक, जल में नमक भी समांगी मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर को समांगी मिश्रण है। जल तथा अल्कोहल भी क्या है, समांगी मिश्रण में मिल जाएगा। विसमांगी मिश्रण जो है असमान संगठन होता है। उदाहरण के लिए जैसे बालू तथा नमक, बालू तथा नमक एक विसमांगी मिश्रण। चीनी तथा नमक, चीनी तथा नमक क्या है, समांगी मिश्रण। चीनी तथा नमक जो होता है, जल में चीनी जो होता है
समांगी मिश्रण होता है। जल में चीनी समांगी मिश्रण और चीनी तथा नमक जो क्या है चीनी तथा नमक को मिलाएंगे तो भी समांगी मिश्रण हो जाएगा। चीनी तथा नमक भी समांगी मिश्रण है कि जल में चीनी समांगी मिश्रण है, जल में नमक जो समांगी मिश्रण है। लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि सब क्या ये समांगी मिश्रण। अब आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा, इसके बारे में देखते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते तत्व हो या यौगिक। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थ में पृथक्करण किया जा सकता है। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। अब एक विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक करते, विलयन के बड़े अवयव को विलायक करते तथा अवयव को विलय करते। विलयन की सांद्रता उसके प्रति आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन। विलयन की सांद्रता है उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन का। निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, ये कोलाइड क्या है, एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा होता है कि प्रकाश किरण को फैलाकर सकने में सक्षम होता है। फैलाव कर सकने में सक्षम होता है। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को प्रक्षिप्त प्रावस्था करते हैं। विलय कणों को प्रक्षिप्त प्रावस्था करते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह वितरित रहते हैं इसे प्रक्षिप्त माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व जो है पदार्थ की मूल रूप होता है। तत्व जो होता है पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व जो पदार्थ का मूल रूप होता है जिससे रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। अब यौगिक के गुण उनमें निहित तत्वों के गुणों से दिखता है, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणों को दर्शाता है। चलिए, धन्यवाद।